नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए सिक्योर कोडिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एसक्यूएल इंजेक्शन, कैसे उसको कोड में हम पढ़ सकते हैं, कैसे वो काम करता है एट कोड लेवल और कैसे उसको ऑप्टिमली फिक्स किया जा सकता है। मैंने कुछ ऐसे फिक्सेस भी बताए थे जो कि ऑप्टिमल नहीं है, जिसको बाईपास किया जा सकता है। तो आई होप वो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, स्पेशली डेवलपर्स को और पेंटेस्टर्स को भी। तो आई थिंक इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन वीडियोस पे, क्योंकि ये हैंड्स ऑन भी हैं और काफ़ी एक डीप टॉपिक को कवर करते हैं जो काफ़ी लोग कवर नहीं करते हैं, जो कि सिक्योर कोडिंग सीरीज कहलाती है। सिक्योर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में, जब भी आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या प्रोफेशनली काम कर रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से। तो अब मैं ये नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आया हूँ एक बहुत पॉपुलर अटैक, ओवास्प टॉप 10 को अगर आप देखोगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन में आता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी इंजेक्शन में ही आता है। उसको अब डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। पहले वो इनपुट वैलिडेशन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के नाम से ही आता था, अभी उसको इंजेक्शन में डाल दिया है। तो एक्सेस कंट्रोल जो होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे, वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं एक्सेस की, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये कोड लेवल पर कैसे काम करता है और इसके लिए ऑप्टिमली आप कैसे फिक्सेस अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ सिनेरियोज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल कोड से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्प अपाची सर्वर चालू किया हुआ है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है इस वीडियो से। तो एक अपाची सर्वर है मेरे पास। यहां पर आप देखें कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसमें हमें अपना नाम एंटर करना है, ठीक है, और वो हमें नाम डिस्प्ले करेगा कुछ टेक्स्ट के साथ। लाइक सिंपली एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, बेसिकली हमारा इनपुट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी हम डाल रहे हैं वो नेक्स्ट पेज में हमको ही आके दिख रहा है HTML में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यूज केस है। तो यहां पर बेसिकली जिसको नॉलेज होगी एक्सेस की, वो बहुत इजीली समझ जाएगा कि आप यहां पर कुछ एंटर करो। लाइक मैं अपना नाम एंटर करता हूं और मैं एंटर दबाता हूं, कोई सबमिट बटन नहीं है, सिर्फ एंटर दबाओ, वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैंने कोड भी आपको दिखाया था। यहां पर ये कोड है इसका, बहुत ही सिंपल सा कोड है। डेमो पेज का टाइटल है, बॉडी में एक फॉर्म है जो एक PHP बैकएंड कोड पे जा रहा है। ये एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन है जिसपे मेरे डेटाबेस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया है, कोई एसक्यूएल यूज नहीं किया है, सिंपली इनपुट से इनपुट लेकर आ रहा हूं मैं। तो एक फाइल है वेलकम जावास्क्रिप्ट डॉट PHP। ये मैंने जावास्क्रिप्ट क्यों लिया मैं बता दूंगा। मैंने अभी यहां पर इसको चेंज करके सिर्फ वेलकम कर देना है। वेलकम बहुत ही सिंपल रख रहा हूं, मैंने कुछ चेंज किया था। अभी फिर से इसको रन करते हैं। मैं सिर्फ सिर्फ अपना नाम एंटर कर रहा हूं, नेम अंश। तो वेलकम डॉट PHP वही मुझे शो हुआ, वेलकम अंश। तो ये कोड सिंपली यही चीज कर रहा है कि जो मैंने यहां पर फॉर्म दिया है अपना, कुछ आप एंटर करो, कोई भी चीज आप इनपुट दो, तो वो एक बैकएंड पे एक लॉजिक पर जाएगा वेलकम डॉट PHP। उसका भी कोड मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो कोड है इसको समझते हैं कि कर क्या रहा है। मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज पे वेलकम के साथ। तो अगर आपको PHP का कोड आता होगा, जो भी डेव्स हैं वो PHP के कंटेक्स्ट में सोचो कि PHP का कोड कैसे काम कर रहा है। तो मैं पहले ये चेक कर रहा हूं कि अगर गेट पैरामीटर नेम सेट है, गेट पैरामीटर मैं भेज रहा हूं यहां पे नेम के नाम से इनपुट पे, तो जो भी मैं एंटर करूंगा वो बैकएंड पे जाएगा नेम वेरिएबल में। तो गेट एक यहां पर ग्लोबल वेरिएबल होता है, अंडरस्कोर $_गेट। उस पे आप एक नेम वेरिएबल का कोई ऑब्जेक्ट आपको अगर सेट मिल रहा है, लाइक वो एम्प्टी नहीं है या वो नल नहीं है, वो आ रहा है बैकएंड पे, तो आपको एको कर देना है सिंपली H3 टैग के अंदर। ये मैं HTML में ही एको कर रहा हूं PHP कोड से, ठीक है। जो भी जिनको भी कोडिंग आती है वो समझ गए होंगे। तो वेलकम के साथ जो इस फाइल में आ रहा है गेट पैरामीटर में नेम की वैल्यू के साथ, उसको मैं सिंपली एको कर रहा हूं। अगर आपको समझना है तो मैं इसको और ब्यूटीफाई कर देता हूं कोड को। PHP इफ इज सेट, सब्लाइम की अच्छी बात है कि ये इंडेंट भी कर देता है। तो यही है, जो कोड था मेरा, इफ कंडीशन है और कुछ एको हो रहा है, सिंपली यही है। सेव कर देता हूं मैं। तो अब यहां पर नॉर्मल यूज केस तो पता चल गया, लेकिन इसमें इंजेक्शन कैसे हो सकता है। अब नॉर्मली तो कोई भी नॉर्मल यूजर होगा तो वो अपना नाम एंटर करेगा ऐसे, और मुझे यहां पर दिख गया कि मेरा नाम है, तो यहां पर ये शो भी हो रहा है। लेकिन अगर आप एक अटैकर हो और आप ये ऐसा सोचते हो कि इसमें आप क्या क्या चीजें और एंटर कर सकते हो जो कि फ्रंट एंड पे आ रही हो, कोई कोड हो सकता है क्या जो आप एंटर कर सकते हो जो एग्जीक्यूट हो जाए। तो कोड एग्जीक्यूट हो या ना हो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप डाल रहे हो वो एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है कि कुछ और तरीके से इंटरप्रेट भी हो रहा है। तो सिंपली मैं एक HTML टैग डालता हूं। बोर्ड तो पहले से दिख रहा है मुझे, मैं एक इटैलिक टैग होता है HTML में, वो डाल रहा हूं और इसको यहां पर बंद कर दे रहा हूं। तो इटैलिक से क्या होता है, जो आप टेक्स्ट डालते हो ना वो इटैलिक हो जाता है अगर ये एज अ कोड इंटरप्रेट होगा तो यहां पर देखो, तो जो मैंने डाला है वो इटैलिक की तरह आ रहा है। मतलब जो भी मैंने नेम में इनपुट दिया है ना, वो एज अ कोड इंटरप्रेट हो रहा है, ना कि एज अ स्ट्रिंग जो कि मुझे सिंपली शो करना है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो जो भी मैं यहां पर डाल रहा हूं
वो HTML में रेंडर हो रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, जो आपका जो ब्राउजर है, जो पार्सर है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है एज HTML मार्कअप। तो ये दिक्कत क्या है और क्यों है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो अब मैं HTML तो डाल सकता हूँ। अब HTML में एक टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग, या कुछ इवेंट हैंडलर्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट आपकी फ्रंट एंड लॉजिक लैंग्वेज होती है, जो कि आप HTML में यूज करते हो फॉर डूइंग सम मैनिपुलेशंस इन द डॉम, या फ्रंट एंड लॉजिक जो भी होता है वो जावास्क्रिप्ट में बनता है। तो अब मैं एक स्क्रिप्ट टैग डालूंगा, अपना नाम तो मैं दूंगा ही, एक स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ और कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ इसमें, जैसे अलर्ट, जो कि मोस्ट कॉमन है एक्सेस में जो लोग करते हैं, अलर्ट। और कुछ भी आप दे दो अंदर, वो अलर्ट होगा। एंड स्क्रिप्ट को बंद कर दो। अब एंटर करो। क्या हुआ? आपको एक पॉपअप मिलता है। तो ये पॉपअप का मतलब क्या है? ये पॉपअप एक्चुअली में बग बाउंटी वालों के लिए एक सरप्राइज है, एक मनी मेकिंग मशीन है। मतलब ये दिख गया तो उनको पता है कि आपका अटैक सक्सेसफुल है, वो रिपोर्ट कर देते हैं एक्सेस और उनको बाउंटी मिलती है। तो यही इशू है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी आप डाल रहे हो वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका इंपैक्ट क्या है वो पता होना जरूरी है। जैसे अलर्ट वन तो ठीक है, अलर्ट वन के अलावा आप एक चीज यहां पर एको कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब मेरे इस पेज में तो कोई कुकी है नहीं, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कुछ भी दिखेगा नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में कुछ नहीं है। तो आप अगर देखोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में, तो कुछ एरर भी नहीं आ रहा है या कुछ शो भी नहीं हो रहा है। सॉरी, मुझे यहाँ पर अलर्ट डालना था, तो अलर्ट में शो होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। मेरे पास कोई कुकी है नहीं तो ये कुछ शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन एक वेबसाइट है टेस्ट PHP, अगर आप जानते हैं तो टेस्ट PHP डॉट वेब, ये इंटेंशनली वल्नरेबल वेबसाइट है जहां पर आप टेस्ट कर सकते हो एक्सेस खुद का। तो इस वेबसाइट में आपको साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुकी चाहिए, तो साइन इन के बाद कुकी आती है। ओके, तो ये कुछ डमी डिटेल्स हैं, आप गेस्ट बुक में जाओ, यहाँ पर आप अपना पेलोड डालो जो कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को अलर्ट करता है। तो ऐड मैसेज करोगे तो आपको अपनी कुकी दिख जाएगी, ये एक्चुअल कुकी है उस वेबसाइट पे। ये इंटेंशनली वल्नरेबल है, इसीलिए कुकी इतनी नॉनसेंस है। लेकिन यही इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा एक्सेस का, और इसको अगर आप चेन करोगे किसी और इशू के साथ तो हो सकता है कि RC भी मिल जाए आपको सिस्टम्स पे। तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका इम्पैक्ट मीडियम टू हाई होता है। अब इससे और भी चीजें हो सकती हैं, लाइक आपने जावास्क्रिप्ट का एक्सेस ले लिया किसी भी पेज का, तो आप उस पेज को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, खुद की एड्स लगा लो, या खुद की वेबसाइट का पेज लगा लो, कोई बैनर लगा लो, डीफेस कर लो वेबसाइट को। कोई भी डॉम एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पूरी वेबसाइट का कंटेंट डिलीट कर सकते हो, और फिशिंग बना सकते हो। सबसे बड़ा यूज केस तो होता है फिशिंग का, कि ये वेबसाइट टेस्ट php.vulnerweb.com है, लेकिन इसमें मैं अपने खुद के वेबसाइट का अगर लॉगिन पेज डाल रहा हूँ, तो लोगों को ये लगेगा कि ये जो टेस्ट PHP है यहाँ पर वो लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन जा कहाँ पे रहा है वो लॉगिन? मेरी वेबसाइट पे जाएगा। तो जो वहां पर कंटेंट शो हो रहा है इस वेबसाइट पर, वो मेरा कंटेंट होगा। तो मैं कंटेंट इन द फ्रंट एंड मैनिपुलेट कर सकता हूं। दैट्स द इशू हियर। अगर कुकी स्टील हो रही है तो इस केस में अटैकर जिसने पेलोड डाला है उसको क्लाइंट की कुकी का एक्सेस है। इसका मतलब वो क्लाइंट की कुकी स्टील कर सकता है, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड एग्जीक्यूट करवा के, लाइक इमेज SRC में खुद का सर्वर डाल देगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की वैल्यू डाल देगा, तो उसको मिल जाएगी उसके सर्वर पे कुकी, और वो स्टोर कर लेगा और अकाउंट हाईजैक कर लेगा। ये इम्पैक्ट होता है एक्सेस का। और बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू था, अगर जिसने देखा है पहले से एक्सेस उसको पता ही होगा। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्सेस तो है, हमको पता चल गया, लेकिन कैसे फिक्स करें कोड लेवल पर? तो कोड में दिक्कत क्या हो रही है? कोड में दिक्कत यही है कि आपने जो यहां पर एको किया है, आपने ये देखा नहीं है कि क्या यूजर इनपुट कर सकता है। आपने एज इट इज जो भी इनपुट हो रहा है उसको एको कर दिया है HTML में। आप चाहे तो HTML मार्कअप भी एको कर सकते हो ना। आप कभी कभार ऐसा भी करते हो कि एको, आप यहाँ पर एक टैग डाल दोगे कि किसी टैग के अंदर आना चाहिए, जैसे अंडरलाइन टैग है, तो आपका जो नेम है वो अंडरलाइन होके आना चाहिए, तो आप ऐसे भी डालते हो मार्कअप HTML का। तो अगर आप खुद डाल पा रहे हो एको में मार्कअप, तो ये जो गेट नेम है वहां पर भी तो मार्कअप आ सकता है ना। इसको अगर मैं सिंपली फिर से एको करूं, सॉरी कोई एरर है, आई थिंक मेरे सिंटैक्स में कुछ इशू है, प्लस नहीं होता यहाँ पर डॉट होता है PHP में, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। सो ये भी एको हो गया क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट हटाया नहीं है। देखो यहाँ पर अंडरलाइन हो रहा है, तो मैंने HTML मार्कअप खुद भी डाला है और यूजर भी डाल सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जो इनपुट आ रहा है उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो,
आपको पहले उसे वेरीफाई करना है कि वो इनपुट सिर्फ एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी ऐसी चीज जो कि एज अ कोड इंटरप्रेट हो वो नहीं आनी चाहिए, या वो पेज पे रेंडर नहीं होनी चाहिए, आपको पेज पे डालना नहीं है जो भी इनपुट दे रहा है। अब एक्सेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये जो मैंने यहाँ दिया है ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, मतलब जो भी मैं गेट या पोस्ट में पैरामीटर की वैल्यू दे रहा हूँ वो पेज पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, वो सिंपली यूजर को दिख रहा है नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया जो नेम है, नेम स्क्रिप्ट, ठीक है, अलर्ट में करता हूँ, कुछ भी अलर्ट करता हूँ, या स्क्रिप्ट ऐसे में कर देता हूँ, तो ये मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है पेज पे। मैं रिफ्रेश करूंगा पेज तो ये दिखेगा जब तक ये पेलोड यहाँ पे रिक्वेस्ट पे होगा। जब मैंने पेलोड हटा दिया तो कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो कहीं पे डेटाबेस में नहीं जा रही है, कहीं बैकएंड पे जा नहीं रही है, कैश में नहीं जा रही है, सिर्फ वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर मिल रही है। दैट इज रिफ्लेक्शन। अब एक और टाइप होता है स्टोर्ड। अगर वेबसाइट का कोई डेटाबेस है, आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो, कोई मैसेज ऐड कर रहे हो, कोई फोरम है जहां पर आप मैसेज डाल सकते हो और बाद में उसे रीड कर सकते हो या कमेंट डाल सकते हो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ यूज केसेस हैं जहां पर आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट में स्टोर हो जाता है। आपकी प्रोफाइल पेज है, तो आप अपना नाम डाल दो, आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दो, उसमें आपने पेलोड डाल दिया तो वो स्टोर हो जाएगा वेबसाइट पे। तो जब भी कोई यूजर वापस से आके उस पेज को देखेगा कहीं भी फ्यूचर में, तो वो पेलोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो स्टोर हो चुका है, डेटाबेस में है। जब भी वो बैकएंड का लॉजिक उस डेटाबेस से वो वैल्यू फेच करेगा, वो पेलोड भी फेच होगा हमेशा, और वो जब तक डिलीट नहीं होता तब तक वो रन होता रहेगा, जब तक वो ट्रिगर होता है, तो दैट इज स्टोर्ड। अब एक और टाइप होता है डॉम बेस्ड। डॉम बेस्ड वाला जो वीडियो है वो थोड़ा अलग से बनेगा, उस पर एक अलग से रिसर्च चाहिए हमको, उसकी जो वर्किंग है, जो उसका फिक्स है वो भी अलग है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में या कहीं और कभी और देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड की ही बात करते हैं। अब इससे पहले कि मैं एक्सेस के फिक्सेस डिस्कस करूं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या होता है एक्सेस के केस में। जैसे हमने एसक्यूएल में कंटेक्स्ट पढ़े थे, वैसे यहां पर भी कंटेक्स्ट होते हैं। सबसे पहला जो कंटेक्स्ट है HTML कॉन्टेक्स्ट। यहां पर पेलोड अलग अलग कंटेक्स्ट में आ सकते हैं। पेलोड HTML में आ सकता है, पेलोड जावास्क्रिप्ट में आ सकता है, पेलोड URL में आ सकता है। तो सबसे पहला जो कंटेक्स्ट है, मैंने 3 फाइल्स इसलिए बनाई है ताकि आपको डिफरेंशिएट करवा पाऊं कि कंटेक्स्ट क्या होते हैं। पहली मेरे पास ये फाइल है welcome_html, इसका मतलब है ये HTML कंटेक्स्ट का फाइल है। इसका मतलब क्या, जो आपका पेलोड डल रहा है ना वो HTML के अंदर डल रहा है। इसका मतलब है जो आपका इनपुट है, सॉरी पेलोड भी नहीं है, आपका जो इनपुट है वो HTML के किसी 2 वैलिड टैग्स के बीच में आ रहा है। वो टैग कोई भी हो सकता है, H3 है जहां पर, यहां पर H3 है, div हो गया, P या U या टेबल या कुछ भी, जो भी टैग्स HTML के हैं, उन 2 टैग्स के अंदर ही आप अपना इनपुट डाल रहे हो, वो HTML कंटेक्स्ट होता है जो कि एज एन HTML कोड जाएगा। तो अगर मैं इसको welcome_html करूं जहां पर मैं अपना इनपुट डाल रहा हूं, और इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं welcome_html, इसको मैं हटाता हूं, फिर से अपना नाम डालूंगा, ये welcome_html फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां से इनपुट लेकर आ रहा है। तो यहां पर भी मैं अगर डालूंगा सेम चीज तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यही कर रहे थे हम पहले भी, HTML कंटेक्स्ट पे ही कर रहे थे। सिंपल है। लेकिन एक और कंटेक्स्ट होता है वेलकम, यहां पर ये फाइल है जावास्क्रिप्ट के नाम से, ये जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट है। इसका मतलब क्या, कि जो आपका इनपुट है ना वो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जा रहा है। ये स्क्रिप्ट टैग, आपको पता है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो वैर मैंने एक वेरिएबल लिया नेम के नाम से, उस पर मैंने PHP से एको किया जो इनपुट मुझे आ रहा है इस फाइल में, जो भी यूजर देगा index.php से, तो नेम में वो स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये HTML कंटेक्स्ट में नहीं है। HTML कंटेक्स्ट यहाँ है। अगर मैं डायरेक्टली इनपुट PHP का कोड यहां देता जहां पर मेरा कर्सर है, लाइन है, तो ये होता है HTML कंटेक्स्ट। लेकिन कंटेक्स्ट चेंज हो गया, यहां पर जावास्क्रिप्ट है। और फिर जो एक कोड मैं डाल रहा हूं जावास्क्रिप्ट का, गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML इक्वल टू वेलकम, वही कर रहा हूं मैं, सेम चीज कर रहा हूं जो मैं पहले कर रहा था। बस डिफरेंस वही है कि कोड मैं डाल रहा हूं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, नॉट HTML के थ्रू। तो नेम में जो भी आएगा वेरिएबल में वो वेलकम हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू वेलकम होगा, ना कि डायरेक्टली HTML से। लेकिन कंटेक्स्ट समझना जरूरी क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा जब आप फिक्सेस लगाओगे। एक और कंटेक्स्ट होता है URL कंटेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि आप, जैसे कि एक और कोड ले लिया मैं, डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी विंडो डॉट लोकेशन करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू वेलकम नेम को मैं यहां पर एक बार के लिए कमेंट कर रहा हूं, विंडो डॉट लोकेशन और HTTP
लोकल होस्ट और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंपली इसमें क्या दो, सिर्फ नेम दे दो। ये कोई वैलिड यूज केस नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ये आपको शो कर रहा हूं। विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू नेम, ये यूआरएल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो नेम आपका जा रहा है ना वो यूआरएल में जा रहा है, वो एज अ यूआरएल ट्रीट होगा। नेम है, नेम इज ट्रीटेड एज अ यूआरएल। विंडो डॉट लोकेशन किसी यूआरएल को पॉइंट करता है जहां पर लोकेशन मतलब जहां पर रिडायरेक्ट होना है आपके पेज को। तो इसको मैं सेव कर देता हूं और वेलकम जावास्क्रिप्ट यहां पर लिखता हूं। देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एंटर योर नेम, नेम नॉट फाउंड। देखो नेम पे आ गया ये, मतलब एक्सेस लैब स्लैश नेम पे आ गया, वो यूआरएल में जा रहा है। मतलब जो भी आपका इनपुट है वो यूआरएल की तरह ट्रीट हो रहा है, यूआरएल का कोई पार्ट है उसकी तरह ट्रीट हो रहा है। इसमें मैं अगर डालता हूं जावास्क्रिप्ट अलर्ट, देखो क्या हुआ, मतलब नेम में जावास्क्रिप्ट अलर्ट गया। ये कोई वैलिड एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है, ये यूआरएल के लिए वैलिड है, ये एक यूआरएल कंटेक्स्ट है। तो यूआरएल के कंटेक्स्ट में आप ऐसे पेलोड दे सकते हो। इसमें मैं अगर पुराना वाला पेलोड डालता स्क्रिप्ट अलर्ट, तो ये नहीं डलता, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। क्योंकि ये प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में डाल रहा है, आप जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में डाल रहे हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप यूआरएल कंटेक्स्ट में डाल रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इंस्पेक्ट करोगे ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको दिख जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। इनवैलिड टोकन, ये देखो इनवैलिड क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एचटीएमएल का पेलोड डाल दिया है जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में, तो इसमें ये काम नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम होती है, यही इंपॉर्टेंस है कंटेक्स्ट की। अगर आप कंटेक्स्ट यहाँ पर अलर्ट डालते हो ना, अलर्ट में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन ये अलर्ट जा कहाँ रहा है, यूआरएल में जा रहा है, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यूआरएल कंटेक्स्ट में जा रहा है ये। तो इसके लिए जो पेलोड मैंने पहले डाला था ना वही पेलोड काम करेगा। ये होते हैं कंटेक्स्ट। और जब आप फिक्स लगाओगे, जब हम फिक्स की बात करेंगे अभी, तब यहाँ पर काम कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहला फिक्स मैं एक बहुत ही बेसिक फिक्स लगाता हूँ, जो कि डेव्स सोचते हैं बहुत ही क्रूड और बहुत ही रॉ और बहुत ही पुराना फिक्स है ये। आजकल मेरे ख्याल से कोई नहीं लगाता, बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि काफी लोग आज भी लगाते हैं। और ये बहुत सिंपल फिक्स है, क्योंकि सिक्योरिटी में सिंप्लिसिटी और लेटेंसी बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप जब सिक्योरिटी लगा रहे हो, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है सिक्योर कोडिंग में। एक्स्ट्रा एफर्ट काफी बार डेवलपर्स को नहीं पसंद, उनकी डिलीवरी इफेक्ट होती है सॉफ्टवेयर की। तो वो जितना हो सके उतना सिंपल फिक्स लगाने का ट्राई करते हैं, अनलेस उनको फोर्स न किया गया हो या कंप्लाई करने करने के लिए बोला ना गया हो। तो सबसे पहला फिक्स में क्या लगा सकता हूँ, वेलकम एचटीएमएल में लगाते हैं हम। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, वेलकम जावास्क्रिप्ट से वेलकम एचटीएमएल। एचटीएमएल कंटेक्स्ट में हम क्या फिक्सेस लगा सकते हैं। सबसे पहला फिक्स तो ये हो सकता है कि आप ब्लैकलिस्ट कर दो कुछ कैरेक्टर्स जो कि इनपुट में नहीं आने चाहिए। अगर इनपुट में ये कैरेक्टर्स हैं तो आप डिनाय कर दो, मतलब पेज मत खोलो या ब्लॉक कर दो या कुछ भी आपका जो मन करता है उसको डिस्प्ले मत करो, कुछ और करो। तो पहले मैं ये चेक करूंगा, इफ में चेक करूंगा, एक ब्लैक लिस्ट मेरे पास एरे होगा। एक एरे बनाता हूं मैं, ब्लैक लिस्ट एरे। इसमें मैं क्या क्या कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं HTML कंटेक्स्ट में डाल रहा हूँ, तो HTML कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स इनवैलिड होते हैं जो कि एज अ कोड ट्रीट हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो लेस देन साइन है या ग्रेटर देन साइन है, जो कि आपका एंगुलर ब्रैकेट होते हैं जिससे टैग स्टार्ट होता है। कोई भी HTML का टैग अगर आप इनपुट कर रहे हो तो वो एक मालिशियस कैरेक्टर है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला तो यही आएगा, उसके बाद उसका काउंटर पार्ट। कुछ और भी मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं डिसेबल करूं, जो कि सिंगल कोड और डबल कोड होते हैं। क्योंकि आप जब इनपुट दे रहे हो तो हो सकता है कि आप सिंगल कोड भी दे दो, आप स्ट्रिंग भी दे दो जो आप इनपुट करवाना चाह रहे हो पेज में। तो सिंगल कोड भी मैं डिसेबल करता हूं और डबल कोड भी करता हूं। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो अब मैं एक एरे चलाऊंगा फॉर ईच। मुझे पीएचपी का कोड इतना अच्छे से नहीं आता, तो कोई ऑफेंड मत होना। फॉर ईच कैर एज, सॉरी, ब्लैकलिस्ट होता है, एरे एरे होगा एज कैर। इस पे एक फंक्शन होता है str pos, स्ट्रिंग में कोई ऑकरेंस टेस्ट करने के लिए। पहले तो आपकी वो स्ट्रिंग आएगी जहां पर आप चेक करना चाह रहे हो। तो मैं नेम को ना एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, नेम नाम से इजी रहेगा। सो नेम इक्वल टू गेट नेम, और यहाँ पे पहला जिस स्ट्रिंग में आपको चेक करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट कि क्या चेक करना है।
तो हमको कैर चेक करना है जो भी ब्लैक लिस्ट में है। तो अगर ये कैरेक्टर मिलता है नेम में, कोई भी कैरेक्टर ये नेम में मिलता है, तो मैं नॉट इक्वल टू करता हूं, जो कि फॉल्स नहीं होगा, मतलब ऑकरेंस है। ऑकरेंस है मतलब वो फॉल्स नहीं है। जो इसका आउटपुट है एस टी आर पॉज का, वो जो ऑफसेट है उस ऑकरेंस का, वो रिटर्न करता है कि इस नेम में ये कैरेक्टर कहाँ पाया गया है। तो वो अगर कहीं पाया गया होगा तो कोई नंबर रिटर्न करेगा, अगर अगर नहीं पाया गया होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें फिर से मैं इफ करता हूं, इफ एस टी आर पॉज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू फॉल्स, मतलब कोई भी इंटीजर रिटर्न हो रहा है, तो मैं पीएचपी स्क्रिप्ट को बंद करूंगा, डाई करूंगा। उसके पहले मैं कुछ एको करता हूं, एको इनवैलिड इनपुट। आई होप ये कोड काम करेगा। आई एम नॉट श्योर पहली बार में करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं है, हेल्प नहीं ली है, बस ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ। तो आखिरी में जब ये स्क्रिप्ट डाई नहीं होगी ना, मतलब कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, मतलब वो कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग वैलिड है, कुछ भी ब्लैकलिस्ट नहीं है उसमें, तो ये डाई नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एको है इसको एग्जीक्यूट कर देगा और नेम मुझे शो हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कुछ सिंटैक्स एरर आता है क्या, क्योंकि मैंने शायद गलत लिखा होगा, आई थिंक सो मे बी। सो इसको मैं पूरा हटाता हूँ अभी। लेट्स सी नेम, सॉरी क्या था, वेलकम एचटीएमएल था, इसको मैंने सेव नहीं किया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। वेलकम नेम, ठीक है। वेलकम एचटीएमएल में नेम सिंपली मैंने सिंपल डाला है, कुछ भी पेलोड नहीं डाला है, कुछ मलिशियस नहीं डाला है। इसमें मैं अगर एंगुलर ब्रैकेट जो लेस देन साइन है उसको मैं डालता हूँ, तो क्या होता है, वेलकम इनवैलिड इनपुट, मतलब वेलकम हटाना भूल गया था मैं। तो उसको चलो इग्नोर करो, लेकिन एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ ना। एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, मतलब लेस देन है या ग्रेटर देन है, जो भी है इसमें, ये भी नहीं आया। सिंगल कोड तो खैर एसक्यूएल के लिए होता है, वो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर एक स्क्रिप्ट होता, यहाँ पर मैं अगर कुछ एको करवाता या प्रिंट करवाता कंसोल डॉट लॉग या कुछ भी ऐसा करवाता जिसमें सिंगल कोट है, तो वो भी नहीं आता। कुछ भी, मतलब सब कुछ इनवैलिड ही है। अगर आप कोई टैग स्टार्ट नहीं कर रहे हो या बंद नहीं कर रहे हो, तो आप HTML में इंजेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, HTML में ये ब्लैकलिस्ट काम करती है। कुछ भी टैग आप नहीं डाल सकते हो अलग से, लेकिन अगर आप उसी टैग में कुछ और डालना चाहो, HTML कंटेक्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है ना। HTML कंटेक्स्ट में आपको टैग चेंज करना पड़ेगा, अलग डालना पड़ेगा, वरना वो उस जो दो एनक्लोजिंग टैग्स में जो आपकी स्ट्रिंग जा रही है, वो उसके अंदर ही सब स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। आपको कोई ना कोई अदर टैग डालना पड़ेगा। सही है ना, मतलब अगर टैग डालने ही नहीं दे रहा है और आपको टैग डालना ही पड़ता है, तो कुछ भी नहीं डाल पाएगा ना, कुछ एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। बहुत अच्छा फिक्स है ये, ऑफ कोर्स। लेकिन जनरली आप जब देखते हो ब्लैक लिस्ट को, तो कहा जाता है कि इट इज नेवर एन ऑप्टिमल फिक्स, नॉट इवन क्लोज टू एन ऑप्टिमल फिक्स। ये फिक्स कभी भी काम नहीं करता और कभी यूज नहीं करना चाहिए। ब्लैक लिस्ट तो कभी यूज नहीं करनी चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, मैंने अभी सिर्फ 4 करेक्टर ब्लैक लिस्ट किए हैं, ठीक है, सिर्फ ये 4 ब्लैक लिस्ट किए हैं। अब HTML कंटेक्स्ट में तो ठीक है कि आपको ये 4 कैरेक्टर डालने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी एनकोडिंग आ जाती है ना। यूआरएल एनकोडिंग होती है %3e या %3c वाली जो एनकोडिंग होती है, यूआरएल एनकोडिंग है वो, उस केस में बात कर रहा हूं मैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस केस में वो यूआरएल एनकोडिंग काम करेगी, क्योंकि जो नेम मिल रहा है ना, वो डीकोड होके ही मिल रहा है। ये बाय डिफॉल्ट डीकोड हो जाता है पीएचपी में, जब भी यूआरएल से आता है। अगर क्रोम या फायरफॉक्स उसको अगर एनकोड करेंगे भी, तो ये गेट से डीकोड होके आ जाता है, उसको डीकोड करने की एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप नेम देख रहे हो ना, तो नेम आप एज इट इज एको कर रहे हो, तो वो डिकोडेड ही एको हो रहा है, एनकोडेड तो नहीं हो रहा है। तो यूआरएल एनकोडिंग या एचटीएमएल एनकोडिंग या किसी भी टाइप की एनकोडिंग अगर आ रही है बीच में, जैसे एक पेलोड है, उसको मैंने base64 एनकोड करके डाल दिया, मतलब जहां पर जा रहा है वहां पर डाल दिया, तो उस केस में उसको ये नहीं दिखेगा कि ये सारे करेक्टर हैं कि नहीं उसमें, क्योंकि base64 में ये सारा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ एस के स्ट्रिंग्स होती हैं और इक्वल टू साइंस होते हैं, अगर होंगे तो कभी कभी। तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। लेकिन HTML कंटेक्स्ट की बात अलग है। base64 आप तभी डाल सकते हो जब आपके पास एक एनक्लोजिंग फंक्शन होगा या रैपिंग फंक्शन होगा, जो ये बोले कि ये base64 को डिकोड करके एग्जीक्यूट करना है। वो आप HTML में नहीं कर सकते हो, और कर भी सकते हो तो आपको एक टैग डालना पड़ेगा, कोई इवेंट हैंडलर डालना पड़ेगा जिसमें एक फंक्शन आ जाए, या कोई स्क्रिप्ट टैग डालना पड़ेगा। तो टैग तो एट द एंड ऑफ द डे आपको डालना ही पड़ रहा है। एक और कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ये तो हो गया आपका HTML कंटेक्स्ट। अब आते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में। जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में भी मैं सेम
मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ। इसको मैं ये वाले कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, जो भी नेम में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और विंडो डॉट लोकेशन को मैं हटा के जो पहले था वही शो कर रहा हूँ, वेलकम नेम, और इस पे मैं जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा। तो अब जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में क्या होता है, क्या ये वाला फिक्स काम करेगा? जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में सेम फिक्स। इसको मैं रिफ्रेश करें सबसे पहले तो ANSH, कुछ भी शो नहीं हुआ। आई थिंक देर इज एन इशू विथ माई कोड मे बी, या अनएक्सपेक्टेड टोकन। यही होता है कॉपी पेस्ट करने का ना इशू, यही होता है कि जो आप यहाँ पर डाल रहे हो उसको अब एनक्लोज करना ज़रूरी होता है। सो ओके, अब काम कर रहा है, वेलकम अंश, दैट्स गुड। सो यही वाला फिक्स है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ कि ये स्क्रिप्ट को ब्लॉक करता है कि नहीं। किया उसने ब्लॉक, ठीक है, उसने उसने कुछ शो नहीं किया, मतलब उसने ब्लॉक किया है। तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट एको हो रहा है, यहाँ पे नेम में एको होगा, एको करना चाहिए इसको, लेकिन ये एको नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को डाय कर दिया है। स्क्रिप्ट को डाय करोगे तो आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पूरा स्क्रिप्ट बंद ही हो जाएगी, वो वहीं पे बंद हो जाएगी, कुछ और एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो इसलिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखोगे इनवैलिड इनपुट आ रहा है, तो मतलब इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैंने ये स्क्रिप्ट टैग डाला हुआ है। जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में स्क्रिप्ट टैग डालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कोई और टैग थोड़े डालोगे, ठीक है। तो ब्लैकलिस्ट के केस में यहां पर देखते हैं कि क्या काम कर सकता है। देखो, नेम में क्या जा रहा है, आपका ये पूरा कोड जा रहा है, ठीक है। यहां से बताता हूं, ये ज्यादा इजी होगा। तो अगर आप सेमीकोलन डालते हो, सेमीकोलन डालते हो तो उसका मतलब क्या होता है? सेमीकोलन मींस कि आप अपना स्टेटमेंट बंद कर रहे हो और दूसरा स्टेटमेंट चालू कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन ये सेमीकोलन डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो सिंगल कोट्स के अंदर एंक्लोज हो रहा है। तो मुझे सिंगल कोट से बाहर निकलना है। इसके लिए मैं सिंगल कोड खुद भी डालूंगा, जैसे हमने सेम एसक्यूएल में किया था कि करंट स्ट्रिंग कंटेक्स्ट से बाहर निकलना है तो आपको एक सिंगल कोट डालना पड़ता है। और पहले ये चेक करो कि आपका जो करंट कंटेक्स्ट है वो कैसे एनक्लोज हुआ है, सिंगल कोट है कि डबल क्लोज कोट है। सिंगल कोट है तो सिंगल कोट डालो, ठीक है। इनवैलिड इनपुट फिर से इसने दिया क्योंकि सिंगल कोट डिटेक्ट हो रहा है। सिंपली सिंगल कोट में नहीं डाल सकता क्योंकि वो डिटेक्ट हो रहा है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? अब मैं आपको यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप बिल्कुल बाईपास कर सकते हो इसको। कोई भी कर सकता है अगर जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा। तो यहां पर मैंने ये जो फंक्शन यूज किया है इसको ध्यान से देखो कि ये कर क्या रहा है। देखो, strPos अगर नेम में ये करेक्टर होगा कहीं पे भी तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो इंडेक्स कुछ भी हो वो फॉल्स तो नहीं होगा, अगर मिल गया तो फॉल्स तो नहीं होगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है, स्पेशली पीएचपी में एक ऐसा कंसेप्ट है कि जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है, मतलब जो भी अगर फॉल्स होगा इज इक्वल। लेकिन प्रोग्रामिंग में या पीएचपी में स्पेशली ये कंसेप्ट होता है कि जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है। तो अगर strPos किसी भी रीजन से जीरो रिटर्न करता है ना तो वो फॉल्स के इक्वल होगा। मतलब जानते हो आप कि वन ट्रू होता है, वन के अलावा कुछ भी ट्रू होता है, और जीरो फॉल्स होता है। तो अगर मैं किसी भी रीजन से जीरो रिटर्न करवा दूं strPos से, अगर इंडेक्स जीरो हो तो वो फॉल्स के इक्वल नहीं होगा और वो एग्जीक्यूट कर लेगा नेम को, मतलब नेम में स्टोर हो जाएगा और यहां पर दिख जाएगा, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अब जीरो कैसे रिटर्न करवाते हो ये देखना है आपको। तो सबसे पहले तो जीरो क्या होगा, सबसे पहला इंडेक्स, तो सबसे पहले इंडेक्स में ही आप सिंगल कोट दे दो। अब देखो क्या हुआ, इनवैलिड इनपुट नहीं आया, ठीक है। इनवैलिड इनपुट नहीं आया मतलब आप सेफ जोन पर हो, अब आपको ग्रीन झंडी मिल गई है। अब उसके आगे आप कोई भी कोड डाल सकते हो सिंगल कोट का, ठीक है, क्योंकि वो पहले में ही मिल रहा है। उसके आगे आप कुछ भी डालो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहला ऑकरेंस देखता है। तो पहला अगर जीरो रिटर्न कर रहा है तो वो फॉल्स इक्वल नहीं होगा, तो वो नीचे चला जाएगा। अब आप इसके बाद कुछ भी डालो। तो अब सिंगल कोट तो आ गया, उसके बाद मैं सेमी कॉलन दूंगा क्योंकि ये मुझे करंट कंटेक्स्ट से बाहर निकाल देगा, स्ट्रिंग से बाहर निकल गया मैं। अब चाहे मैं जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ जावास्क्रिप्ट से वो मैं करवा सकता हूँ। तो सबसे कॉमन क्या होता है, अलर्ट होता है। पीओसी के लिए तो मैं अलर्ट डालता हूँ। इसके बाद भी आपको कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद जो सिंटैक्स है वो बिगड़ जाता है। तो सिंटैक्स ना बिगड़े, आगे का एग्जीक्यूट हो, क्योंकि हमको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को एग्जीक्यूट करवाना है हमारे पेलोड के लिए, अगर पॉपअप करना है तो इसके लिए आगे का, अब अलर्ट के बाद आपको बंद करना पड़ेगा अलर्ट सेमीकोलन से, या उसके आगे जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सिंगल कोट और एक सेमीकोलन। तो सिंगल कोट और सेमीकोलन तो सिंटैक्स एरर दे देगा आपको, तो आगे का जो भी बचा हुआ है ना उसको आपको कमेंट करना है।
ताकि सिंटैक्स एरर ना हो। तो उस लाइन पे अगर सिंटैक्स एरर होगा तो आपका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप सेमी कॉलन देके, जो कमेंट का साइन होता है ना जावास्क्रिप्ट में, डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो वो आप डाल दो। तो इससे आपका जो लाइन का जो बाकी का सब कुछ है, जो कोड है, वो कमेंट हो जाएगा, वो एरर नहीं देगा। तो अभी जो आपका कोड है वो वैलिड है और होप सो कि एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, बूम, एग्जीक्यूटेड। तो ये ब्लैकलिस्ट को बाईपास किया आपने, तो दैट इज वाई ब्लैकलिस्ट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। इससे एक अच्छा कंसेप्ट होता है व्हाइट लिस्ट, जो कि भी एक बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाइटलिस्ट को कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो और उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया कि ब्लैकलिस्ट आप चाहे HTML में काम करवा लो, लेकिन वहां भी कई बाईपासिंग के केसेस हो सकते हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, वो आपको ढूंढने हैं। आपका टास्क है या होमवर्क है, जो भी आप बोलो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये ऐसे काम करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपको टैग देने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको सिंगल कोट देने की जरूरत पड़ सकती है, तो भी वो सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो इनपुट है वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज हो रहा है। मान लो कि कहीं पे आपका इनपुट सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं है, डायरेक्टली जा रहा है नेम में, तो वहां पर तो आपको ये ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा ब्लैकलिस्ट करने का सिंगल कोट को। वहां पर तो आप जीरो इंडेक्स पे ना दो तो भी चलता है। तो उसमें आप सिर्फ आप सेमी कॉलन और जावास्क्रिप्ट कोड, फिर सेमी कॉलन दो, तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर ये सिंगल कोट में नहीं है तो, अगर मैं यहाँ पर हटा भी दूं, यहाँ पे एनक्लोज जो मैं कर रहा हूँ सिंगल कोट में, इसको मैं हटा दूं और सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, अलर्ट, अलर्ट, और फिर उसके बाद, सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल अलर्ट देता हूँ, तो सिंपल अलर्ट काम करेगा। तो बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो ब्लैक लिस्टिंग इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, ये तो हम सबको पता चल गया। अब बात करते हैं व्हाइट लिस्टिंग की, कि उसमें क्या कुछ बेटर है, या बेटर है भी तो कितना है। व्हाइट लिस्ट पर बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। ब्लैक लिस्ट में भी कई बार बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं डेवलपर्स, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर टैग या पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ही ब्लैक लिस्ट करते हैं। लाइक मैंने सिर्फ करेक्टर दिए हैं यहाँ पे, तो ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी बेटर है, जो कि अप्लाई हो सकता है। बहुत ही सिली चीजें हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना सिर्फ यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है इसको ब्लैकलिस्ट किया है, या जो IMG टैग है उसको ब्लैकलिस्ट किया है, या कोई कोई भी और टैग है जिसने आपने जिसको ब्लैकलिस्ट किया है, जैसे कि डिव हो सकता है। तो इन तीनों टैग या जितने भी टैग आप सोच सकते हो, उन सबको आपने ब्लैकलिस्ट किया है, जिससे कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका क्या नुकसान होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि होता क्या है। यहाँ पर जाओ, वेलकम के पहले, ये तो नॉर्मल है इनपुट। आपने स्क्रिप्ट को बंद किया है, तो मैं स्क्रिप्ट डालता हूं तो वो इनवैलिड इनपुट बताएगा। मैं फिर भी यहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ बहुत इजीली। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। आपने क्या बंद किया है? आपने स्क्रिप्ट को बंद किया है, आपने एब्सोल्यूट स्मॉल केस वाली स्क्रिप्ट को बंद किया है या रिजेक्ट किया है। तो HTML में जो टैग्स हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। तो आप लोअर केस में लिखो चाहे अपर केस में लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी एग्जीक्यूट करेगा एज लॉन्ग एज वो कैरेक्टर सेम है। तो इसके लिए प्रॉब्लम यही है कि स्मॉल केस हो अपर केस हो, कितना ब्लैकलिस्ट कर लोगे आपने IMG ब्लैकलिस्ट किया, आपने डिव ब्लैकलिस्ट किया, आपने मान लो कोई इवेंट हैंडलर ब्लैकलिस्ट किया, ऑन लोड मान लेते हैं आपने, ये सबसे कॉमन यूज होता है, आपने दो चार और ब्लैकलिस्ट कर दिए। चलो IMG भी ब्लैकलिस्ट होता है, तो कोई भी और पेलोड सोच लो यार, SVG। मैं ऑन लोड अगर ब्लैकलिस्टेड है तो ऑन लोड में देता हूं तो वो अलर्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली इनवैलिड बताएगा। SVG को तो, मतलब IMG को तो बाईपास कर लिया मैंने, SVG दे दिया, लेकिन ऑन लोड को भी बाईपास करना पड़ेगा। तो ऑन लोड के अलावा आप ऑन एरर दे दो। ऑन एरर तो नहीं आया, मतलब SVG बन गया है, SVG का कोई सोर्स नहीं होता, तो इसलिए इसमें इवेंट हैंडलर में ऑन एरर कुछ एरर नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा दो जो कि ऑन लोड ना हो, उसके अलावा कुछ हो जो कि इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। ऑन क्लिक कर सकते हो आप। ऑन क्लिक में तो वो जिस एलिमेंट पे वो क्लिक करेगा तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा। SVG ऑन क्लिक हो गया एग्जीक्यूट। तो ये क्लिक करना पड़ेगा इसमें, ये बात तो है। कोई और सिंपली डालना है तो आपको ऑन माउस ओवर कर दो, यहाँ पर माउस आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपली माउस को लाना है वहां पे, या ऑन की ऑन फोकस कर दो। फोकस क्या होता है कि वहां पर जब किसी ने क्लिक किया, वही होता है मतलब फोकस का भी, कि अगर इस पर आपने क्लिक किया, इस पर फोकस किया है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं यार, आप जितना चाहे ब्लैकलिस्ट कर लो, कोई ना कोई ऐसा तरीका रहेगा ही
जो कि बच जाएगा जो वाइट लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्ट बहुत ही स्टूपिड सॉल्यूशन है, बिल्कुल यूज मत करना। चाहे इवेंट हैंडलर हो, आप एग्जॉस्टिवली कभी भी उसको डाल नहीं सकते ब्लैक लिस्ट में, सब कुछ पता करना पड़ता है। तो एक अलग रिवर्स अप्रोच अप्लाई करो कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा मैं सब कुछ रिजेक्ट करूंगा। ब्लैक लिस्ट में क्या हो रहा है कि जो आपको नहीं चाहिए वो बता रहे हो, उसके अलावा आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन व्हाइट लिस्ट में जो आपको चाहिए आप सिर्फ वो बताते हो कि मुझे सिर्फ ये टैग्स ये कैरेक्टर चाहिए इनपुट में, वही मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके अलावा सब कुछ रिजेक्ट करूंगा। तो वो एक बेटर अप्रोच है। मैं यहाँ पर व्हाइट लिस्ट लेता हूँ, व्हाइट लिस्ट। एंड व्हाइट लिस्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं मेरे इनपुट में। इसमें ना हम एक बहुत ही सिंपल कोड यूज कर सकते हैं, इतने सारे लाइंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्रोच अलग है। तो एक फंक्शन होता है पीएचपी में स्ट्रिप टैग्स। जो भी आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट दोगे ना, वो देखेगा कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट में जो टैग्स हैं उनके अलावा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में कुछ है क्या। तो उनके अलावा अगर कुछ होगा तो वो स्ट्रिप कर देगा उनको। स्ट्रिप टैग्स ये एक फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नेम में स्टोर करूंगा जो भी होगा, जो भी आउटपुट आएगा, स्ट्रिप टैग्स नेम। और यहाँ पर आप जो टैग्स आप व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो एक के बाद एक वो दे दो ब्रैकेट्स के साथ। तो पी टैग मान लेते हैं, ए टैग, और डिव टैग, और क्या, ई एम होता है एक टैग, बी टैग होता है, आई टैग होता है। ऐसे आप अगर जो भी टैग्स व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे दो, तो नेम में से बाकी इनके अलावा जो भी टैग्स है ना वो हट जाएंगे। तो देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये। सो नेम व्हाट्स इट, क्या हुआ इससे। ओके नेम अंश, अंश आ गया। मैं एक और टैग डालता हूँ IMG जो उसमें नहीं था, तो ये टैग हट जाएगा यहाँ से, मतलब टैग आएगा ही नहीं, स्ट्रिप हो जाएगा वहाँ पे। तो टैग नहीं आएगा, टैग इम्प्लीमेंट इनपुट ही नहीं होगा। तो ए आ गया, तो ए तो आएगा ही क्योंकि ए मैंने दिया है। ए टैग आएगा, href डालूंगा मैं इसमें, http समथिंग, हाँ लोकल होस्ट, बंद कर दिया। और यहाँ पे दिया क्लिक मी, ए बंद। तो यहाँ पर क्लिक मी आ गया, तो ए टैग तो आएगा। बाकी अगर आप कोई टैग देते हो, लाइक डिव टैग देते हो, तो डिव टैग भी वाइट लिस्टेड है, वो भी आएगा। एक और टैग होता है IMG src, इस पे अगर मैंने कुछ इमेज दे दी या देना चाहा तो ये नहीं आएगा, ये स्ट्रिप हो जाएगा। तो व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि व्हाइट लिस्ट में जो भी है वही शो होना है मुझे, उसके अलावा कुछ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लिस्ट हो गया तो और मुश्किल हो गया मेरे लिए कि मैं इसमें यही दे सकता हूँ, यही कुछ दे सकता हूँ। तो आपने एक बात और नोटिस की होगी कि मैंने इवेंट हैंडलर्स को व्हाइट लिस्ट नहीं किया है। तो ऑन एरर देखो, एरर तो यहां पर आना चाहिए, src x दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि IMG टैग मैंने व्हाइट लिस्ट नहीं किया है। सो चलो एक काम करते हैं, ऑन माउस ओवर करता हूं मैं, ऑन माउस ओवर। तो इसके ऊपर माउस घुमाओ तो ये फिर से पॉपअप देगा। तो इसका मतलब आपको एट्रीब्यूट्स भी व्हाइट लिस्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टैग्स व्हाइट लिस्ट करोगे। कभी केस में, काफी केस में तो टैग्स भी व्हाइट लिस्ट नहीं करने चाहिए, जो एस की कैरेक्टर्स है ना वही व्हाइट लिस्ट करो तो बेटर है। लेकिन मैं आपको एज केसेस बता रहा हूं यहाँ पे कि क्या व्हाइट लिस्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दिस इज स्टिल अ बेटर अप्रोच देन ब्लैक लिस्ट। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको बहुत केयरफुली और ध्यान से ही सब चीजें व्हाइट लिस्ट करनी है। तो आपको अगर टैग भी व्हाइट लिस्ट करना है ना, सॉरी एट्रीब्यूट व्हाइट लिस्ट करना है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ahref। तो मैंने अगर यहाँ पर दिया तो कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑन माउस ओवर हो या ऑन माउस अप, ऑन की डाउन, ऑन लोड, ऑन एरर, कुछ भी इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली क्योंकि मैंने बता दिया उसको कि href के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये स्ट्रिप कर देगा उनको, सारे चीजें एट्रीब्यूट्स टैग सब स्ट्रिप कर देगा। तो यहाँ पर भी डिव में भी, EM में भी, बी में भी अगर आप कुछ भी इवेंट हैंडलर देते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर ए देता हूँ, ए छोटा छोटा मैंने बी दे दिया, href हटा दिया, तो ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा बी में भी कि बी में भी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ही आ सकते हैं, कोई इवेंट हैंडलर नहीं आ सकते। या तो आप टैग्स ही हटा दो, या टैग दे रहे हो तो एट्रीब्यूट को भी व्हाइट लिस्ट करो। सबसे बेहतर तरीका व्हाइट लिस्ट करने का वही होता है कि आप एस की स्ट्रिंग को ही व्हाइट लिस्ट करो। उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, आपको बस कोड देने हैं एस की स्ट्रिंग के, हेक्स कोड दे सकते हो आप।
तो स्टार्टिंग की एसके स्ट्रिंग मतलब स्मॉल ए से लेके कैपिटल ए फिर डिजिट्स वगैरह जो भी आपको देना है वो PREG _replace वाला एक फंक्शन होता है, प्रेग जिसको मैं बोलता हूँ, प्रेग _replace फंक्शन होता है PHP में। पहले वो ऐसा यूज होता है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। नेम इक्वल टू प्रेग रिप्लेस, इसमें पहला इनपुट आएगा आपका रेगेक्स, दूसरा इनपुट आपका नेम आएगा। तो ये जो रेगेक्स है इसमें जो भी मैच होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा। जो जो भी आप सेकंड आर्गुमेंट में दोगे, सेकंड आर्गुमेंट में डाल रहा हूँ, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, नल हो जाएगा, मतलब स्ट्रिप हो जाएगा वहां से। जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो रेगेक्स, ये अगर मैच होता है किसी से, कोई एस्की स्ट्रिंग से, तो जो इनवैलिड है या जो आपको रिप्लेस करवानी है या स्ट्रिप करवानी है, नॉन एस्की जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप यहाँ पर डाल दो तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, स्ट्रिप हो जाएंगे, और जो भी एस्की स्ट्रिंग होगी वही बचेगी आखिरी में। तो यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर आउटसाइड ऑफ एस की रेंज है ना वही डालने हैं, ठीक है, वही रिप्लेस होंगे और एस की वाले बचेंगे। तो ऐसे आप नॉर्मली सिर्फ अगर स्ट्रिंग लेना चाहते हो बिना किसी टैग और एट्रीब्यूट के, जो भी इंटेंडेड होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है, वही आप करो तो बेटर है। सो दिस इज अ व्हाइट लिस्ट अप्रोच जिसको बायपास किया जा सकता है, स्टिल बेटर देन ब्लैक लिस्ट बट नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच येट। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। ये सेम व्हाइट लिस्ट का अप्रोच आप जावास्क्रिप्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन वहां पर भी यही सारे इश्यूज आएंगे। यहाँ पर आपको व्हाइट लिस्ट पर एक डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ये जो टैग्स हैं यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, तो आपको वही सेम अप्रोच यूज करना पड़ेगा प्रैग रिप्लेस एस्की में। लेकिन प्रॉब्लम वही होगी कि जावास्क्रिप्ट में यूनिकोड कैरेक्टर्स इंटरप्रेट होते हैं, जैसे स्लैश यू से जो स्टार्ट होते हैं, स्लैश यू 00 समथिंग, तो ये यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं जो कि वैलिड एस्की कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो PHP का कोड है प्रैग रिप्लेस वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सिंपली सिग्नेचर चेक कर रहा है। तो ये बायपास हो जाएगा और ये जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता है एज वैलिड कोड और उसको डीकोड करके फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो दिस इज नॉट ऑल्सो अ सॉल्यूशन। व्हाइट लिस्ट भी यहाँ पर काम कई केसेस में नहीं करेगी, काफी केसेस में करती है, कुछ केसेस में नहीं करेगी, तो स्टिल एज केसेस यहाँ पर भी हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज लाइक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी स्ट्रिप कर रहे हो ना इनपुट से, वो ऑप्टिमल नहीं है। प्लीज कुछ भी स्ट्रिप मत करो। अगर ब्लैक लिस्ट है तो, अगर मैच हो रहा है ब्लैक लिस्ट से, तो इनपुट को रिजेक्ट कर दो। और अगर व्हाइट लिस्ट है तो व्हाइट लिस्ट भी अगर इनपुट में आ रहा है, सिंपली वही आ रहा है, आप एग्जैक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन लगाओ कि इस टैग से स्टार्ट हो रहा हो, ये एट्रीब्यूट हो और यहां पर एंड हो रहा हो, आप रेगेक्स लगाओ तो बेटर है। व्हाइट लिस्ट में भी कुछ स्ट्रिप मत करो, बस चेक करो कि वो आ रहा है कि नहीं एज अ व्हाइट लिस्ट। अगर कुछ नहीं आ रहा है एज अ व्हाइट लिस्ट भी, तो उसको रिजेक्ट कर दो। इनपुट को आई मीन कि सैनिटाइज या फिल्टर मत करो, जस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, सिर्फ वैलिडेट करो। स्ट्रिपिंग करने से क्या होता है ना, कि मान लेते हैं कि एक स्क्रिप्ट टैग है जो आप स्ट्रिप करने वाले हो, जैसे ये स्क्रिप्ट टैग है और एक अलर्ट मैंने दिया स्क्रिप्ट में, आप चाहते हो कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है मैं रिमूव कर दूं जो भी इनपुट में आ रहा है, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये अगर आप डाल मतलब चाहते हो कि पैरेंथेसिस भी हट जाए तो वो भी आप रिमूव कर दोगे। तो एक रिप्लेस फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन रिप्लेस भी क्या हो रहा है कि आप स्ट्रिंग चेक कर रहे हो कि जो टैग है पूरा रिप्लेस हो जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अटैकर ऐसा टैग डालता है, मान लेते हैं कि अटैकर ऐसा टैग डाल रहा है, मतलब आपने चेक किया स्क्रिप्ट है कि नहीं, क्लोजिंग और ओपनिंग, तो ये तो आप स्ट्रिप कर दोगे ऐसे। जो रिजल्टिंग वाला जो बचेगा वो फिर से स्क्रिप्ट टैग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिग्नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग फिर देन पूरा स्क्रिप्ट SCRIPT एंड देन क्लोजिंग। तो वो तो मिल गया आपको, उसने आपने स्ट्रिप कर दिया एक बार, आपने एक ही बार स्ट्रिप किया है, रिकर्सिवली नहीं किया है। तो एक बार हो गया, तो फिर से जो एंड हुआ, जो एंड अप होता है स्ट्रिंग, वो सेम वही स्क्रिप्ट आता है जो पहले स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन आपके रिमूव करने से वो बन गया, एक एक टैग बन गया। वैसे सेम यहां पर भी हो रहा है। अलर्ट, ये ALE का कोई सिग्नेचर नहीं, आपने सिग्नेचर चेक किया अलर्ट पैरेंथेसिस, तो ये रिमूव हो जाएगा। सॉरी, ये ऐसा होना चाहिए, इसको यहां से हटा के RT, ये, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा अलर्ट, और बाकी बचेगा क्या, यहां से हटा दो, बाकी ये जो है ये अलर्ट हट जाएगा, बाकी बचेगा अलर्ट ही। तो एंड अप वहीं पे हो गया, आपने एक ही बार रिप्लेस किया। तो ऐसे रिकर्सिव पेलोड डाल सकते हैं अटैकर्स। तो इसीलिए सैनिटाइज करना भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। सैनिटाइज कर भी रहे हो तो रिकर्सिवली करो, लेकिन रिकर्सिव कब तक करोगे, जब तक एंड में आपको वो चीज वापस ना मिले, वो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो रिकर्सिवली भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए बेटर यही है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो। अब आते हैं हमारे ऑप्टिमल फिक्स पर। तो मैंने वही बोला कि आपको वैलिडेट करना है पहले तो
आपको इनपुट को वैलिडेट करना है, तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि इनपुट को वैलिडेट करना है। हमने अभी तक वही किया है। ब्लैक लिस्ट में हमने देखा कि कोई कैरेक्टर ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, वैलिडेट किया। व्हाइट लिस्टेड में भी देखा कि वो वैलिडेट मतलब कैरेक्टर वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। बाकी हमने तो यहाँ पर स्ट्रिप टैग किया है क्योंकि ये सेफ फंक्शन है। लेकिन व्हाइट लिस्ट में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, लाइक मैं यहाँ पर डाल भी सकता हूँ, एक फंक्शन होता है प्रैग मैच, यहाँ पर भी मुझे इफ देना पड़ेगा इसके नीचे, इफ प्रैग मैच। अगर कोई मैच मिलता है इस स्ट्रिंग में किसी भी रेगेक्स का, तो रेगेक्स में एक्सेस का डिटेक्शन वेक्टर डालता हूं मैं, प्रैग मैच। पहले आएगा आपका जो रेगेक्स है, ये ऐसे इसके बीच में आता है आई, तो इसके बीच में आप डाल दो, मतलब फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट आ जाएगा। उसके बाद एक ग्रुप दे दो, इसके अंदर जो भी आ सकता है, स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड आ सकता है, तो दैट इज डॉट एस्टरिस्क, और एक क्वेश्चन मार्क भी आता है यहाँ पे। और उसके बाद ये स्क्रिप्ट को आप बंद कर दो, ये इसको एस्केप कर दो, और इसके बाद आएगा आपका नेम। इफ प्रैग मैच, अगर मैच हो रहा है ये सारा, अगर पेलोड आ रहा है तो आप डाई कर जाओ फिर से, और अगर नहीं आ रहा है एल्स में, तो सेम वही जो हमने किया, एको करना है, इन सबको हटा दो। ठीक है, यही करो। वेलकम एच टी एम एल, वेलकम एच टी एम एल एंड देन अंश नॉर्मल सिंटेक्स एरर, ओके। सो यहाँ पर मुझे कुछ डालना पड़ेगा, ये ब्रैकेट भूल गया था मैं। वेलकम अंश, ओके। स्क्रिप्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट आना चाहिए, स्क्रिप्ट। ये बहुत ही सिंपल सा रेगेक्स दिया है मैंने, बहुत ही स्टूपिड सा रेगेक्स है। अगर आप चाहते हो कि ये ब्रैकेट्स ही ना आए, तो आप ऐसे ग्रुप कर लो इसको, पहले तो एस्टेरिस्क, इसके पहले कुछ भी आए, एंड देन ये वाला ब्रैकेट लेस देन, मतलब स्टार्टिंग वाला जो ब्रैकेट है वो तो आना ही चाहिए। तो स्टार्टिंग वाला है, इसको भी बाईपास किया जा सकता है, ठीक है, ये भी कोई फुल प्रूफ नहीं है। तो अगर सिंपली ये टैग आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर दो, सिंपली यही यही जो आ रहा है टैग ओपनिंग का, उसको रिजेक्ट कर दो आप। ये अगर नहीं आएगा तो रन हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, रिजेक्ट या एक्सेप्ट ही करो आप, स्ट्रिप वगैरह कुछ मत करो। तो सबसे पहला तो ये आपका सॉल्यूशन है, पहला स्टेप है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की टुवर्ड्स इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन की आप ये वैलिडेट कर लो कि जो आपको इनपुट में चाहिए सिर्फ वही आ रहा है, और आप सिर्फ वही प्रोसेस करोगे आगे के कोड में, या किसी और मॉड्यूल में भेजना है, बड़ा बड़ा कोड है, प्रोफेशनल कोड है, इंडस्ट्री ग्रेड कोड है, तो आपको कोई और मॉड्यूल पे भेजना है, तो आप पहले वैलिडेट कर लो, उसके बाद भेजो कि यह मतलब जो चाहिए वही जा रहा है कि नहीं, वरना रिजेक्ट कर दो। लेकिन सिर्फ इनपुट वैलिडेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। मैंने पहले भी आपको बोला है कि एनकोडिंग हो सकती है और कंटेक्स्ट चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट मैंने दिया है, ये जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में काम नहीं करेगा, हमने पहले भी देखा। तो एक और चीज लगानी है हमको इसके साथ। तो एक्चुअली में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, वो दो चीजों के मिक्सचर से बनता है। पहला तो इनपुट वैलिडेशन, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आउटपुट एनकोडिंग, और सिर्फ आउटपुट एनकोडिंग नहीं, कंटेक्सचुअल आउटपुट एनकोडिंग। मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया है तो आपको समझ में आएगा कंटेक्स्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल या यूआरएल या सीएसएस भी होता है, मैंने वो बताना नहीं, मतलब भूल गया मैं, तो आप वो पढ़ सकते हो अलग से। कंटेक्सचुअल का मतलब क्या होता है, पहले एनकोडिंग समझते हैं। एचटीएमएल में एक कंसेप्ट होता है एचटीएमएल एंटिटीज का। तो इसका मतलब ये कि आप एनकोड कर रहे हो उन चीजों को जो एज अ कोड इंटरप्रेट होती हैं। तो मैं अगर एक एंटिटी लिखता हूं यहां पर लेस देन सेमीकोलन, तो ये एक एंटिटी है, इसका मीनिंग है टैग स्टार्टिंग वाला साइन, जो एंगुलर ब्रैकेट वाला साइन, लेस देन साइन। लेकिन ये एज अ कोड इंटरप्रेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको एनकोड किया है। ये एज इट इज स्ट्रिंग की तरह डिस्प्ले होगा, एज इट इज स्ट्रिंग की तरह डिस्प्ले होगा। देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करता है। देखो, एंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पे, लेकिन वो एज स्ट्रिंग ही है, एज कोड नहीं है ये। तो अगर कोड होता तो टैग पर्पल में आता, जैसे दूसरे टैग यहाँ पर दिख रहे हैं, वैसे ये टैग भी दिखता, अंश टैग दिखता। लेकिन ये है नहीं। मैं अगर बॉडी भी डालता हूँ यहाँ पे, तो बॉडी तो एक वैलिड टैग होता है ना बॉडी, लेकिन फिर भी ये पर्पल नहीं हुआ, ये सिर्फ स्ट्रिंग की तरह आ रहा है। तो ये मैंने एनकोड किया है, लेस देन साइन। मैं अगर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, तो देखो क्या होता है। देखो, हट गया ना ये, क्योंकि ये बॉडी टैग हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं बी, तो ये बी टैग आ गया। यहां पर मैं लिखता हूं यू, तो ये यू टैग, देखो अंडरलाइन हो गया। तो ये एज अ टैग की तरह ट्रीट हो रहा है ना, मतलब मैंने एब्सोल्युटली
टैग ही दे दिए हैं, यहाँ पे टैग ओपनिंग के कैरेक्टर दे दिए हैं, लेकिन अगर मैं एनकोड करता हूं तो वो कोड की तरह इंटरप्रेट नहीं होगा, HTML मार्कअप की तरह इंटरप्रेट नहीं होगा। तो ये होती है एनकोडिंग। आप एस्केप कर रहे हो उसका रियल मीनिंग, जो मैंने पहले बताया भी था एसक्यूएल में। आप किसी चीज का मीनिंग एस्केप कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में और उसको ट्रीट करवा रहे हो एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये होती है एनकोडिंग। लेकिन सिर्फ एनकोडिंग काफी नहीं है। हमको पता है कि HTML में कुछ कैरेक्टर एनकोड करना जरूरी है और जावास्क्रिप्ट में कुछ और कैरेक्टर एनकोड करना जरूरी है। HTML में आपका जो ये टैग वाला साइन है इसको एनकोड करना जरूरी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वो टैग आता ही नहीं है ना, उसके कोड के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो चीज एनकोड करना जरूरी है वो है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन HTML में नहीं आता, जावास्क्रिप्ट में आता है। तो दोनों के लिए एनकोडिंग अलग अलग है, अलग अलग कैरेक्टर को एनकोड करना पड़ेगा। इसीलिए कंटेक्चुअल आउटपुट एनकोडिंग, ये कंटेक्चुअल वर्ड बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि अगर आप HTML के कंटेक्स्ट में अगर पेलोड डाल रहे हो और जावास्क्रिप्ट का एनकोडिंग लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। वो जो लेस देन ग्रेटर देन साइन है वो उसको एनकोड करेगा ही नहीं, वरना आपका जो पेलोड है वो काम कर जाएगा। इट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो कंटेक्चुअल का मतलब यही होता है। अब मैं बताता हूं कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। देखो, अभी तो आपने ये इंश्योर कर लिया कि इनपुट में कोई टैग नहीं आ रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट दिखाने के लिए फिलहाल के लिए मैं उसको बंद कर रहा हूं। पास शायद होता है इसमें, पास। तो यहाँ पे इसको फिर से इनको हटाते हैं दोनों को, और नेम को मैं एनकोड करता हूं पहले। नेम इक्वल टू कुछ एनकोडिंग फंक्शंस हैं PHP में। सबसे जो पॉपुलर एनकोडिंग फंक्शंस है वो है HTML स्पेशल कैर्स या HTML एंटिटीज। दोनों सेम काम करते हैं, HTML स्पेशल कैर्स नेम। बस यही करना है आपको और एको कर दो। तो कुछ भी फिलहाल अभी मैं एनकोड नहीं कर रहा हूं, सिंपली एस्केप कर रहा हूं। तो यू तो चलो ठीक है, मैं कोई टैग डालूंगा यहाँ पे, बी सॉरी यू ही डालते हैं, यू और अंडरलाइन। क्या ये इंटरप्रेट होता है? पास अनडिफाइंड कांस्टेंट, आई थिंक पास इज नॉट द राइट थिंग इधर। इसको हटाऊंगा मैं तो क्या होता है, या काम करता है। चलो, तो देखो अंडरलाइन है, आई थिंक कुछ शो नहीं हुआ यहाँ पे। यू अंडरलाइन यू, ओके। तो यहाँ पर मैंने एल्स डाला है, एल्स इफ में कुछ है नहीं, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, तो इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है वहाँ पे। सो ओके, देखो यहाँ पर ऐसा कोड नहीं गया ना, ये ऐसा कोड नहीं गया, ये सिंपली एक स्ट्रिंग गया है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जो भी आप डालो। ये प्रॉब्लम, मतलब ये पावर है HTML स्पेशल कैर्स की, सब कुछ एनकोड कर देता है HTML कंटेक्स्ट में, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ HTML कंटेक्स्ट की बात करी है, जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में बात नहीं करी है। HTML स्पेशल कैर्स में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं अगर आपको कंटेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, कंटेक्चुअल एनकोडिंग करनी है तो, ठीक है। यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको जावास्क्रिप्ट में जाकर बताता हूं। यहां पे इसको मैं हटाता हूं, फिर से वही चीज लगाते हैं HTML स्पेशल कैर्स, और इसको मैं चेंज करता हूं वेलकम जावास्क्रिप्ट, ABCD, ठीक है। ABCD आया, सिंटेक्स एरर आया है फिर से। या एक चीज गलती की है मैंने, इसको कहीं स्टोर नहीं किया है नेम में, तो नेम पहले तो स्टोर कर लो यहाँ पे। ओके, फिर से तो ABCD आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जो टैग था वो डाला। देखो जावास्क्रिप्ट में टैग का कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या डालता हूँ, एक सिंगल कोट डालता हूँ। क्या हुआ, एरर आया कि नहीं आया? फिर से डालता हूँ मैं अलर्ट, क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है। देखो कंटेक्चुअल का मतलब ही वही है, मैंने HTML स्पेशल कैर्स यूज भी किया है, इसको एनकोड करना चाहिए था सब कुछ, लेकिन किया क्या इसने, HTML स्पेशल कैर्स सिर्फ उन कैरेक्टर्स को एनकोड करता है जो HTML कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम कर सकते हैं, लाइक एंगुलर ब्रैकेट्स। और भी हैं लेकिन सिंगल कोट को एनकोड नहीं करता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपको सिंगल कोट को भी एनकोड करना है क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में हो, HTML में नहीं हो। तो इसके लिए आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, ENT कोट्स। HTML स्पेशल कैर्स का एक आर्गुमेंट है जो कि कोट्स को भी एनकोड करेगा। अब यहां पे कुछ भी शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक और प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है देखो इसके अंदर, फैटल एरर। मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, ENT कोड्स शायद यहाँ पे ऐसे होता है, ओके, बिना बिना स्ट्रिंग के होता है वो। देखो अब क्या हुआ, सब कुछ एनकोड हो गया, सिंगल कोड भी एनकोड हो गया। यही करना है हमको, हमको
कंटेक्स्ट ध्यान में रखना है कि कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पर रेंडर हो रहा है, आउटपुट किस कंटेक्स्ट में है। तो ये सब कुछ एनकोड कर देगा, चाहे आप कुछ भी डालो, आप जावास्क्रिप्ट का कोड डालो, एचटीएमएल का कोड डालो, सब कुछ एनकोड कर देगा। ये होती है कंटेक्चुअल आउटपुट एनकोडिंग, और इसको आपको डालना है व्हाइट लिस्टिंग के साथ, इनपुट वैलिडेशन के साथ। यहाँ तो मैंने ये ब्लैकलिस्ट टाइप का अप्रोच लिया है, यहाँ पर आपको व्हाइट लिस्ट टाइप का अप्रोच लेना है, इसके अंदर डाल दो, वरना एल्स में डाई कर दो, और यहाँ पर डाल दो मतलब ABCD A to Z और 0 to 9, ऐसा जो भी आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क A to Z, फिर A to Z, ऐसा भी, मतलब जो भी कैरेक्टर सेट हैं, मतलब इसमें एस्की में ही होने चाहिए, नॉन एस्की कुछ नहीं आना चाहिए। तो एस्की में है, उसके बाद आप एनकोड करके शो करो, भले ही आप इनपुट वैलिडेट कर रहे हो। हमने देखा कि सिर्फ वैलिडेशन काम नहीं आएगा। अब ये भी एक रीजन है कि सिर्फ आउटपुट एनकोडिंग भी काम नहीं आता। एक केस मान लेते हैं डॉम बेस्ड एक्सेसेस का, वो हमने नहीं पढ़ा है अभी। डॉम बेस्ड एक्सेसेस में जो इनपुट है वो जावास्क्रिप्ट के किसी ऑब्जेक्ट से लिया जाता है, डॉक्यूमेंट के कोई ऑब्जेक्ट से, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट एचरेफ, या हैश के बाद जो भी स्ट्रिंग है यूआरएल में, मेनली यूआरएल का जो कंटेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे ही इनपुट जाता है सिंक में। सिंक जो होगा आपका इनर एचटीएमएल या एचरेफ डॉक्यूमेंट का, या कहीं और पेज में राइट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इस टाइप से आउटपुट सिंक्स होते हैं, तो इनपुट भी वहीं से आ रहा है, आउटपुट भी वहीं जा रहा है, बैकएंड पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप हैश के बाद जो भी लिखते हो ना, हैश यूआरएल में जो हैश के बाद जो भी टैग्स होते हैं, अगर आप वो लिखते हो तो वो बैकएंड पे नहीं जाते हैं, वो सर्वर पे, फ्रंट एंड पे ही प्रोसेस हो जाते हैं, वो कभी बैकएंड में नहीं आएगा। तो बैकएंड का कोड आपका रन होगा ही नहीं, जो भी आप एनकोडिंग कर रहे हो, जो भी आप वैलिडेट कर रहे हो, कुछ भी रन नहीं होगा। बिना रन किए ही, बिना वैलिडेट किए ही वो आउटपुट पे जाकर सिंक में चला जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डॉम बेस्ड एक्सेस के केस में सिर्फ आउटपुट एनकोडिंग विल नॉट वर्क, आपको वैलिडेट भी करना है फ्रंट एंड पे। अगर हैश के अलावा वाला भी कोई पेलोड है तो उसमें भी सिर्फ एनकोडिंग काम नहीं करती है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज एनकोड करनी है और क्या नहीं। और जब एक ऐसा एप्लीकेशन है लाइक जो HTML को रेंडर करना जरूरी समझता है, जैसे कि ऑनलाइन एडिटर्स होते हैं, HTML मार्कअप्स होते हैं, जहां पर आपको व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाले जो भी एडिटर्स होते हैं ना ऑनलाइन, जो आप इनपुट कर रहे हो, आपको टेस्ट करना है, आपको HTML के साथ खेलना है, आपको लर्न करना है, जैसे W3 स्कूल्स है, तो उसको HTML दिखाना पड़ता है। कुछ टैग्स उसको ब्लैकलिस्ट करने पड़ते हैं और कुछ टैग वाइटलिस्ट करने पड़ते हैं, जो भी वो अप्रोच यूज कर रहा है। तो उस केस में कुछ ना कुछ HTML उसको दिखाना है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको क्या वैलिडेट करना है और क्या शो करना है। ठीक है ये केस उसके लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी होता है। और जब एनकोडिंग की बात आती है तो कंटेक्चुअल होती है। मैंने फिर से आपको एग्जांपल दिया कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या करनी है। ENT कोड्स आपको देना ही है हमेशा, और एनकोडिंग भी आपको यहाँ पर देनी है, ताकि पता चले कि जो टेक्स्ट है वो किस एनकोडिंग में इंटरप्रेट होना चाहिए। UTF-8 इज द मोस्ट कॉमन, ये भी आप दो तो वो रेकमेंडेड है, इसके अलावा यूज मत करना। बाकी एक और फंक्शन है HTML एंटिटीज, ये भी सेम यूज होता है जैसे कि हमने पहले यूज किया था, स्पेशल कैर्स के जैसा ही है ये, सेम ही काम करता है, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके लिए, तो आप ये यूज कर लो। तो वही मैंने बोला कि सिर्फ अगर इनपुट वैलिडेशन करोगे तो बायपास हो सकता है, एनकोड हो सकता है पहले से, शुरू से ही आपको सिग्नेचर बेस्ड टेस्टिंग पर रिलाय नहीं करना है। और मान लेते हैं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री ग्रेड कोड है, तो जो आउटपुट देता है, जो डेवलपर आउटपुट दे रहा है पेज पे, मॉडल टू कंट्रोलर या टू व्यू, उसको ये नहीं पता कि इनपुट कहाँ से आ रहा है और वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। बहुत अलग अलग डेवलपर अलग अलग मॉड्यूल्स ऑफ कोड पे काम करते हैं, तो एक डेवलपर को ये नहीं पता कि दूसरे डेवलपर ने जो इनपुट लिया है उसने वैलिडेट किया है कि नहीं किया है। तो अपनी तरफ से तो वो एनकोड करे तो वो बेटर है ना, कंटेक्चुअली एनकोड करे, वो अपनी तरफ से इंश्योर कर रहा है कि इनपुट रेंडर नहीं होगा पेज पे। वैसे सेम है, जो इनपुट पे काम कर रहा है उसको ये नहीं पता कि आउटपुट वाला एनकोड करेगा कि नहीं, हालांकि उसको पता है बाय डिजाइन वो करेगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सही है कि नहीं वो उस टाइम पर उसको पता नहीं होगा। तो वो सही से इंप्लीमेंट करेगा खुद का जो उसका कोड है, वैलिडेट करेगा, उसके बाद भेज देगा कि जा तू आउटपुट पे जाना है तुझे जा। मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीजें इंश्योर कर ली हैं कि जो नहीं जाना चाहिए डेटाबेस में वो नहीं जा रहा है। एक और बेहतर तरीका है HTML एंटिटीज से बेहतर, PHP में, स्पेशली फॉर PHP, जो PHP में काम करते हैं उनके लिए एक और फंक्शन है JSON एनकोड। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में यूज करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पहला फंक्शन था HTML एंटिटीज या स्पेशल कैर्स, वो एनकोड करता था सारे कैरेक्टर्स को और कोड्स को भी। लेकिन JSON एनकोड का फायदा ये है कि ये PHP का जो भी इनपुट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक जो नेम है PHP ऑब्जेक्ट, उसको JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा
और उसको इंटरप्रेट करेगा जावास्क्रिप्ट के कंटेक्स्ट में। तो वो एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड की तरह उसको एनकोड कर देगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर पीएचपी का कोई ऑब्जेक्ट है उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको जावास्क्रिप्ट को हैंड ओवर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएचपी का एक एरे है, जैसे हमने ब्लैकलिस्ट में देखा था, एक एरे वाला फंक्शन यूज किया था हमने पीएचपी में। तो वो एरे जावास्क्रिप्ट नहीं समझेगा ना। जावास्क्रिप्ट को एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए जो समझ सके कि जो एरे में जो कंटेंट है या जो एसोसिएटिव एरे है, अगर डिक्शनरी है पीएचपी में उसका इंटरप्रिटेशन अलग है, उसका सिंटैक्स अलग है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अलग है। तो उसको अगर जेसॉन एनकोड कर दूंगा तो जावास्क्रिप्ट जेसॉन तो समझता है ना, तो जेसॉन तो वो समझता है, तो उसको जेसॉन में एनकोड कर दोगे तो जो पीएचपी का एरे है वो जेसॉन के फॉर्मेट में आ जाएगा और जावास्क्रिप्ट उसको इजीली समझ सकता है। और ये सिर्फ इतना ही काम नहीं है इसका, ये कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर होता है ना इनपुट में तो उसको एनकोड भी कर देता है, तो हमारा काम भी हो जाएगा। एनकोड भी कर देगा, कंटेक्चुअली भी कर देगा। जो एचटीएमएल एंटिटीज कर रहा था वो भी ये कर ही रहा है, लेकिन ये बेटर क्यों है? क्योंकि ये उससे एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ये एनकोडिंग ये इंश्योर कर रहा है कि जो ओरिजिनल मीनिंग है ऑब्जेक्ट का वो चेंज ना हो, वो ऐसे ही मिले जावास्क्रिप्ट को जैसे वो था। ठीक है, सिर्फ सिर्फ एस्केप करके उसका मीनिंग चेंज ना हो, डेटा स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देता है। तो ये कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है तो जो देना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप ये सब हटा दोगे, जैसे कोट है या एम्परसेंड है या टैग है, ये सब हटा दोगे तो वो एनकोडिंग में प्रॉब्लम देगा। हो सकता है कि कोई पेलोड काम कर जाए जिसमें कोट हो या जिसमें टैग हो सकता है वो काम कर जाए। तो ये चारों देना जरूरी है, ये इसको आप नोट कर लो। ये चारों चीजें एटलीस्ट जरूरी हैं आपको जेसॉन एनकोड में देना, ताकि वो प्रॉपरली इसको एनकोड कर ले। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है पीएचपी के केस में। तो इसको भी अगर आप रन करोगे तो आप एक डिफरेंस देखोगे कोड में। तो वो पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ये इनपुट डाला था हमने। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैंने सेव किया था ना, रिफ्रेश करता हूँ मैं, कुछ नहीं आ रहा है। सिंटैक्स ओके, नेम है। देखो अब डिफरेंस क्या आया, ये डबल कोट्स के अंदर आ गए। डबल कोट्स के अंदर ये सारे चीजें जो भी इनपुट में दी है मैंने वो डबल कोट्स में आ गए। तो जेसॉन का यही फायदा है कि वो डबल कोट के अंदर एनक्लोज कर देता है। इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी जो होगा वो स्ट्रिंग ही होगा, कुछ भी कोड नहीं होगा। तो ये फायदा है इसका। और आई थिंक यहां पर एंड करता हूं मैं। जो मेरा सोल्यूशन था ऑप्टिमल सोल्यूशन, दो चीजों से बनता है, एटलीस्ट दो चीजों से बनता है ऑप्टिमल सोल्यूशन एक्सएसएस का। इनपुट वैलिडेशन सबसे पहले एज पर व्हाइट लिस्ट। ठीक है, व्हाइट लिस्ट अप्रोच से इनपुट वैलिडेशन जो हमने किया है यहाँ पे प्रैग मैच एस की, ये शायद रेगेक्स गलत होगा, आप चेक कर लेना। आप ज्यादा बेहतर हो मुझसे डेवलपमेंट में, तो आप चेक कर लेना कि एस की कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं इनपुट में। सिर्फ वही कैरेक्टर जो अलाउ करना चाहते हो आप। पहला तो यही हो गया इनपुट वैलिडेशन। दूसरा, उसके साथ इन कंजक्शन, आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको दोनों साथ में यूज करने हैं। दूसरा है आउटपुट एनकोडिंग, वो भी कंटेक्सचुअल। एचटीएमएल में अलग होगी, जावास्क्रिप्ट में अलग होगी। अगर आप एक ही फंक्शन यूज कर रहे हो तो ये इंश्योर कर लो कि वो दोनों की एनकोडिंग संभाल लेगा, और काफी केस में ये नहीं होता है। तो अगर एचटीएमएल में है तो उसके लिए अलग चीजें यूज करो, अलग एनकोडिंग यूज करो, अलग फंक्शन यूज करो। जावास्क्रिप्ट है तो अलग फंक्शन यूज करो उसके हिसाब से जो ऑप्टिमल है उस कंटेक्स्ट में। तो हो सकता है अलग अलग यूज करना पड़े, ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपका इनपुट किस कंटेक्स्ट में जा रहा है। तो एज अ गुड डेवलपर, एज अ बेटर इंडस्ट्री ग्रेड डेवलपर, सिक्योर कोडिंग ऐसे की जाती है। आपका इसमें भले थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, आई नो, लेकिन सिक्योर अगर आपको अपने एप्लीकेशन को रखना है, अपनी रेपुटेशन या फाइनेंस को या ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना है, तो यू शुड डू दिस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही फिक्स हैं, इसके लिए और भी फिक्स होते हैं। लाइक आप हेडर लेवल पर सीएसपी लगा सकते हो, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। वो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। उससे आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से सोर्सेज से जावास्क्रिप्ट लोड होनी चाहिए और कोड लोड होना चाहिए। आपके जो वाइट लिस्टेड दो डोमेन्स होंगे वहीं से जावास्क्रिप्ट लोड होगी और एग्जीक्यूट होगी। उसके अलावा किसी और सोर्स से, लोकल होस्ट या कोई और अगर आप पेलोड इंजेक्ट कर रहे हो तो वहां से वो लोड नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे और डायरेक्टिव्स होते हैं सीएसपी में जो आप पढ़ सकते हो। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, वो इसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, वो आपके ऊपर है। और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक डॉम प्योरीफाई, एचटीएमएल प्योरीफाई, जो आप यूज कर सकते हो, जो कि सिंपली आप उसमें कुछ उसका फंक्शन यूज करो, कुछ आर्ग्यूमेंट दो और इनपुट दे दो, वो खुद पूरा काम कर लेंगे। ये सब मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैनुअली में फायदा ये होता है कि आप समझ पाते हो चीज़ों को, लेकिन नुकसान ये होता है कि कभी कभार आप मिस इंटरप्रेट या गलती से कुछ अगर एक चीज़ें चेंज कर दी या मिसकन्फिगर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया मैनुअल में, वहाँ पर रिस्क बहुत होता है गड़बड़ करने का। तो उस केस में आप, ज़रूरी है, एक बार सीख गए हो आप तो आप कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ करो जो कि इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल्ड था, काफ़ी टाइम लगा ये बनाने में और काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमली समझाने में और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो समझाने में। तो आई होप ये सब जो देख रहे हो आप एज़ अ डेवलपर, अगर आपको फिक्स करना है, आपको नहीं समझ में आया था एक्सरसाइज़ कैसे फिक्स करें, तो आपको समझ में आ गया होगा और अब आप सिक्योरली कोड करोगे ऐसे इसी तरीके से। और बस यही था इस वीडियो में और आगे भी ऐसी वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा सिक्योर कोडिंग पे। बहुत सारे और अटैक्स बचे हैं यार कोड लेवल पर जिनको समझना ज़रूरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और डॉम बेस्ड एक्सेस भी मैं समझाऊँगा आपको आगे वीडियोज़ में। और इस वीडियो पर हो सके तो आप व्यूज़ बढ़ाना, आप शेयर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ लोग देखते नहीं हैं, मेहनत बहुत लगती है, फेस कैम से ज़्यादा लगती है लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं और लोग मुझे बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं डालता। अगर आप देखोगे नहीं तो मैं क्यों डालूँगा? दैट्स ऑब्वियस, ठीक है? तो बस यही था इस वीडियो में, आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बस देखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो और गुड बाय।